नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की उड़ेरा की योजनाओं की समीक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत बोले 2022 में सत्ता में आएंगे, 2024 तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड में कुंभ मेले के निर्माण कार्यों की होगी थर्ड पार्टी जांच, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने दिए निर्देश। पहाड़ में बारिश से मैदान में दहशत, खतरे में पहुंचा निशान, गंगा का जलस्तर, अलर्ट जारी। बारिश के कहर से मुनस्यारी में होटल जमीन दो, 12 मकान ध्वस्त, कई पुल बहे, रुद्रप्रयाग में कई घरों में तबाही। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, उत्तराखंड में 10,000 के पार हुए कोरोना संक्रमित, 134 की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मसूरी के पास ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल में बहने वाली खूबसूरत झरने ने रुद्र रूप ले लिया है। टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर कैंपटी फॉल की भयानक तस्वीरें सामने आई, जैसे आसपास के लोग दहशत में हैं। तेज रफ्तार में आया पानी नीचे बनी दुकानों में भी घुस गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा वहां रह रहे लोगों को हटा दिया गया है। और ये तेज बहाव आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये पानी बहकर लोगों की दुकानों में भी घुस गया है। आसपास जो लोग रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया गया है। पिथौरागढ़ में लगातार भारी बारिश जारी है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिथौरागढ़ के बासमबगड़ क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने बताया कि बासमबगड़ क्षेत्र के इस तरीके की आपदा आई है जो बहुत ही विध्वंसक है, और 2 गांव हमारे खेतबगड़ और बांसबगड़ जो अगल बगल में हैं, उनकी खेती और मकानों को बहुत नुकसान हुआ है। भगवान की कृपा है कि लोगों की जिंदगी बची हुई है, नहीं तो जिस प्रकार मकान खतरे की जद में है उनको खाली करवाया गया है वो बहुत चिंताजनक है। और उसके अलावा अंदर के क्षेत्रों में भी बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। जहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं और वहां भी स्थिति इस तरीके से विध्वंसक बनी हुई है, खेती फसलों व मकानों का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर की पूरी कनेक्टिविटी, जिस पर सड़क संपर्क भी सम्मिलित है, वो ध्वस्त जैसे हैं। बल्कि जिस सड़क से आज हम आए हैं 2 बार हमको भी सहारा लेना पड़ा, और उम्मीद करता हूँ कि सरकार ददार चूला मुनस्यारी क्षेत्र में आई हुई इस बड़ी आपदा को बहुत गंभीरता से ले। भारी वर्षा के बीच बांसबगड़ क्षेत्र में, और ये पहली बार है कि बांसबगड़ क्षेत्र में इस तरीके की आपदा जो बहुत ही विध्वंसक है, और 2 गांव हमारे खेतबगड़ और बांसबगड़ अगल बगल में है, उनकी खेती को भी और मकानों को भी बहुत। भगवान की कृपा है कि जिंदगी बची है लोगों की, नहीं तो जिस तरीके से मकान खतरे की जद में है उनको खाली करवाया गया है, वो बहुत चिंता है। कोरोना काल के चलते मंदिरों में इस बार जन्माष्टमी पर्व पर लगने वाला मेला नहीं लगेगा। सीमांत खटीमा में हर वर्ष जन्माष्टमी में लगने वाले मेले को लेकर भक्तों में मायूसी देखी जा रही है। मंदिर में सुबह से ही श्री कृष्ण व राधा जी की मूर्ति को सजाने में लगे भक्तों ने बताया कि कोरोना को लेकर इस बार जन्माष्टमी का त्योहार पर मंदिरों में सूनापन देखा जा रहा है। मायूसी जताते हुए घर पर रहकर ही जन्माष्टमी पर्व को मनाने की अपील भी की गई है। वहीं मंदिर के पुजारी मुकुल जी ने भी मंदिर में सजावट व भीड़ मेले न होने की बात कहते हुए घरों में त्योहार मनाने की बात कही है। हमारे चलते कारण इस वर्ष जो है यहाँ पे प्रोग्राम साधारण तौर से मनाया जाएगा। लोग घरों में प्रोग्राम मनाए, मंदिर में मेला लगता था, बड़ा प्रोग्राम होता था। इस वर्ष कोई प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। लोगों से अपील है कि आप अपने घरों में ही प्रोग्राम करें, घरों पूजा अर्चना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जन्माष्टमी का पर्व है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए
जैसा यहाँ पे मंदिर में पहले मेला लगता था वैसे मेला नहीं लगेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कोरोना काल का असर श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भी दिखा। प्रशासन के निर्देश बाद बढ़ते कोरोना मामलों के चलते खटीमा में लोगों ने मंदिर जाने की जगह घर पर पूजा अर्चना कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। साथ ही प्रशासन भी लोगों से मंदिर में समूह में जाकर पूजा अर्चना करने की अपील कर रहा है। समूह में कोई नहीं जाएगा। जैसे पूर्व में हम लोगों ने धार्मिक गतिविधियों को संचालित किया उसी हिसाब से चलेगा। मैंने सबको बताया, जैसे पूर्व में हम लोगों ने धार्मिक गतिविधियों को संचालित किया उसी हिसाब से चलेगा। मैंने सबको बता दिया कि अपने घरों में ही इसको वो कर लें, अपने घरों में ही कृष्ण जन्माष्टमी हो इसको उसका आयोजन कर लें, और जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर कोई जाना चाहे जा सकता है, लेकिन उसमें समूह में कोई नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन जन्माष्टमी श्रावण मास के प्रमुख पर्व हैं। 11 और 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नैनीताल के बाजारों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के लिए बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र तो कोई भगवान नंदलाल के लिए झूले खरीदता नजर आया। भक्तों का कहना है कि वे लड्डू गोपाल को विशेष झूले में झुलाएंगे और बाल गोपाल जी के लिए विशेष पंजेरी लड्डू का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर कृष्ण भजन करेंगे। साथ ही घर के नंद गोपालाओं को भी कृष्ण भगवान की पोशाकें पहनाई जाएंगी। सबसे पहली तैयारी तो है कि जैसा कि लड्डू गोपाल जी को कल एक शुभ अवसर पर झुलाया जाता है, उनके जन्मोत्सव पे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने लड्डू गोपाल जी लिए हैं और झूले के साथ साथ कल हम पूरी पूजा अर्चना करेंगे और एक लड्डू गोपाल जी के जो सुंदर वचनों में हम भजन होते हैं वो भी करेंगे। जी बहुत तैयारी कर रहे हैं लड्डू गोपाल को सजाने के लिए, उनके लिए वस्त्र ले जा रहे हैं, आभूषण ले जा रहे हैं और अलग अलग पकवान बनेंगे, उनकी तैयारी कर रहे हैं। मंगलौर में श्री कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर भी पूरी तरह से सूना पड़ा है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को आते थे, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भी मंदिर सूने पड़े हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से महीनों पहले सजावट की तैयारियां चलती थी, लेकिन कोरोना ने सब तैयारियों पर पानी फेर दिया है। मंदिरों में कोरोना काल को देखते हुए खासा उत्साह देखने को मिलता था, जो कि अब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कोरोना काल से पूर्व में अगर बात करें धार्मिक आयोजनों की तो जोर शोर का उत्सव देखने को मिलता था, जबकि इस बार बात करें मंगलौर की तो सभी राधा कृष्ण या अन्य मंदिरों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि जन्माष्टमी के त्योहार पर मंदिरों में चाक चौबंद सजावट की जाती थी। हालांकि हमने जन्माष्टमी को लेकर स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार महामारी को देखते हुए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा ताकि महामारी किसी को अपनी चपेट में ना ले सके। पर्व हमारे लिए बहुत खुशी का त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए। लेकिन इस बार जो उत्साह था वो काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक कोरोना जो फैल रहा है ना उसका डर है, और जो बाज़ारों में जो रौनक थी वो ख़त्म है बिल्कुल। व्यापारी, हम भी व्यापारी वर्ग से हैं, हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि ग्राहक बाज़ार में नहीं है, और जो हम व्रत वगैरह रखते हैं उसका भी हमें इतना मतलब आनंद नहीं आ रहा। मंदिरों की सजावट कोई देखने को नहीं मिल रही इस बार। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने निजी स्कूल प्रबंधन की फीस जमा करने के अड़ियल रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा तथा फीस माफ करवाने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि वैश्विक बीमारी कोरोना काल के चलते सभी लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर जनता के सामने आर्थिक तंगी है। ऐसे में निजी स्कूल छात्रों के अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। बावजूद इसके फीस जमा न करने पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा न देने तथा छात्रों का नाम स्कूल से काटने की धमकियां, मैसेज और फोन कॉल करके दी जा रही है, जिस कारण अभिभावक बहुत परेशान हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी से निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम कसने और कोरोना काल में स्कूलों द्वारा फीस माफ करने के ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई गई है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल फीस जमा करने की बात पर अड़े रहे तो फिर उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। स्कूल वालों की जिद और ऐसा गंदा रवैया उनका अभिभावकों के प्रति कि आज भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे, हम नाम काट देंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है
और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हम तो किसी कीमत पर फीस जमा नहीं कराएंगे अभिभावक। मांग ये है कि वैश्विक महामारी में जो देश त्रस्त हो रहा है, इस टाइम रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो माँ बाप बच्चों का फीस कहाँ से जमा करेंगे। तो हम लोगों का ये जो डीएम साहब के पास जो ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें कि बच्चों के जो स्कूल की फीस है वो माफ़ किया जाए इस कोरोना वैश्विक महामारी में, जिससे कि अभिभावक परेशान। उधम सिंह नगर जिले में एक बार फिर 112 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और अब जिले में संक्रमितों की संख्या 1800 के पार हो चुकी है। देर रात आई जांच रिपोर्ट में 106 और रैपिड टेस्ट में 6 लोग संक्रमित होने की पुष्टि हुई। अब जिले के आंकड़ा 1800 से अधिक हो चुका है। 106 संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक खटीमा के मरीज सामने आए हैं। जिले के डिप्टी सीओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि कल देर रात लैब से आई लिस्ट में 106 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव आई हैं, जबकि रैपिड टेस्ट में ट्रांजिट कैंप में भी 6 संक्रमित मरीजों की जांच में पुष्टि हुई है। खटीमा क्षेत्र में 60 लोग संक्रमित पाए गए हैं। क्षेत्र में सीसी के साथ सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों के कॉन्टैक्ट में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। कल रात जो आई थी हमारी 3 और 4 तारीख के जो सैंपल्स थे उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें लगभग 106 मामले पॉजिटिव आए, जिसमें से 61 मामले जो अकेले खटीमा से हैं। तो वहाँ पे चिंता का विषय है और वहाँ पे अलग से सैंपलिंग आज चल रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कौशनली जो है आज रुद्रपुर में भी ट्रांजिट कैंप एरिया वहाँ पे जो है एंटीजन टेस्टिंग शुरू की है। तो उसमें अब तक लगभग 150 टेस्टों में करीब 6 टेस्ट हमारे पॉजिटिव आए हैं। विश्व के लिए नासूर बनता जा रहा ई वेस्ट के निस्तारण करने के लिए अब पंतनगर में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा तकनीक खोज निकाली है। इससे जैव विघटन विधि से ई वेस्ट को खत्म किया जा सकता है। बता दें कि वैज्ञानिकों की इस तकनीक से ई वेस्ट को अब बिना रिसाइकिल और बिना जलाए भी खत्म करने की तकनीकी का इजाद पंतनगर के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किया गया है। 18 सालों के अथक प्रयास के बाद चीन को जैव विघटन के जरिए प्लास्टिक को खत्म किया जा सकता है, जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब दफ्तरों और घरों में बेकार हो चुके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि का निस्तारण वायरस के जरिए आसानी से किया जा सकता है। 18 वर्षों की अथक मेहनत के बाद पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस ई वेस्ट के निस्तारण की बायोडिग्रेडेशन तकनीक को खोज निकाला है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के प्राध्यापक डॉक्टर MGH जैदी ने बताया कि इस वायरस को डेवलप करने के लिए ई वेस्ट का निस्तारण करने में उनकी टीम को 18 वर्ष का समय लगा है। इस विधि से किसी भी तरह के प्लास्टिक को नष्ट किया जा सकता है। इससे विश्व भर में ई वेस्ट को खत्म किया जा सकता है। हमारे पिछले 18-19 सालों का अथक प्रयास है, जिसमें रसायन विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर MGH जैदी और हमारी डॉक्टर रीता गोयल पूर्व विभाग अध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, हम दोनों के जॉइंट वेंचर से ये हम लोग लगभग 18 से 20 साल हो गए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों के डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे पेटेंट भी अर्जित किए हैं। इसी श्रृंखला में हमने ई वेस्ट का भी काम किया है और हमने कुछ ऐसे बैक्टीरियाओं को खोजा है कि जिनके कंसोर्शिया या समूह की उपस्थिति में ई वेस्ट का बहुत अच्छी तरह से 1 से 2 दिनों के बीच में बायोडिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। नैनीताल हाईकोर्ट ने झबोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार सहित पर्यावरण मंत्रालय से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि नियत की गई है। बता दें कि ग्राम सरकोट निवासी विनोद कुमार खुरियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला चमोली में कुछ गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन सड़क बनाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क का अलाइनमेंट बदलने से जल स्रोत और इन्हें रिचार्ज करने वाले पेड़ों का कटने से जल स्रोतों पर खतरा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क का अलाइनमेंट बदलकर दूसरी जगह से बनाया जाए ताकि जल स्रोतों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े। ये एक जनहित याचिका देवसरी सरकोट एक मोटर रोड के निर्माण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित हुई है, जो कि लंबित है। इसमें मुख्य मुद्दा जो कि सरकोट के ग्रामीण हैं, एक मिस्टर विनोद कुमार कुनियाल, उनके द्वारा उठाया गया है, जिसमें कि
वहाँ के जो एकमात्र पेयजल स्रोत है उसके और वहाँ के जो उससे पर्यावरणीय क्षति हो रही है इस मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर, इस चीज को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया है। गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई एक्सरे मशीनें आई हुई लगभग 4 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी फिटिंग नहीं हो पाई है। वरिष्ठ डॉक्टर अंजलि कुमार ने बताया कि गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मशीनें तो लगभग 4 माह पूर्व ही आ गई थी, लेकिन विद्युत लोड बढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। इससे विद्युत विभाग से संपर्क किया गया था, जिसमें 2 अधिकारी भी आए थे। विद्युत विभाग द्वारा अभी तक लोड बढ़ाकर कनेक्शन नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मशीन नहीं लग पा रही है। साथ ही स्थानीय विधायक व कैबिनेट के मंत्री अरविंद पांडे की गदरपुर अस्पताल में आने पर उन्हें भी यह समस्या बताई गई थी, लेकिन अभी तक ये काम विद्युत विभाग द्वारा नहीं किया गया है। इससे मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा। मशीन के बारे में जो मुझे अवगत हुआ है कि मशीन वायर में 2-3 महीने हो गए हैं। इसके कनेक्शन के लिए टेक्नीशियन भी आए थे, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें 35 किलोवाट का ट्रांसफार्मर चाहिए। अब उसके लिए एक दिन हमारे माननीय मंत्री जी श्री अरविंद पांडे जी भी आए थे, उनको भी अवगत कराया गया था। तो उन्होंने अविलंब यहाँ से विद्युत विभाग के जेई साहब को फोन किया था, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। काशीपुर के किंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक को गोली मारने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल युवक को उसके परिजन जब तक काशीपुर के सरकारी अस्पताल ले जा पाते, तब तक रास्ते में ही उससे दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद आरोपी स्वयं ही तमंचा लेकर पुलिस चौकी जा पहुंचे और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, आज लगभग 12-12:15 के बीच सूचना आई थी। पत्थरपुर गांव पड़ता है, कुंडेश्वरी चौकी, थाना काशीपुर के अंतर्गत। वहां एक लड़का है गौरव कुमार, 23 साल का। उसके ऊपर दलजीत सिंह नाम के लड़के ने गोली चलाई थी। उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और बाकी दलजीत सिंह स्वयं चौकी कुंडेश्वरी पर आ गया था, और साथ में अपना तमंचा भी लेकर के। तो अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत करवा करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया पूर्वानुमान एक बार फिर सच साबित हुआ। पहाड़ी जिलों के साथ मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों की तमाम सड़कें बाधित हो गई हैं, यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। देहरादून के तमाम इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। और कल का भी बारिश है पूरा स्टेट में होने के लिए फोरकास्टिंग है। और इसमें अभी तो अलर्ट मोड पे रहने के लिए उनका कोडिंग है, उनका अलग अलग कोडिंग होता है। एक ग्रीन और येलो और ऑरेंज और रेड है। उसमें अभी ऑरेंज कैटेगरी में है, सो अलर्ट में रहने के लिए वो है फोरकास्ट है। सो सभी डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन कमिश्नर्स और सबको हमने इंटीमेशन कर दिया है। सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सी डोहरिया जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय एजाज ढेबर जी, संयोजक श्रीमती शकुन डहरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय KP खंडे जी, महासचिव डॉक्टर JR सोनी जी, कोषाध्यक्ष DS पात्रे जी, सचिव JR बाघमारे जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई चेतन चंदेल जी, जिलाध्यक्ष भाई सुंदर जोगी जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती उमा भतपहरी जी, गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी एवं समस्त सतनामी समाज के सब साथीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम सब
मिनी माता जी को बहुत ही आदर और श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। मिनी माता जी के बारे में पूरा छत्तीसगढ़ बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन मानव समाज के उत्थान और महिलाओं के अधिकार दिलाने में उनका जीवन समर्पित रहा। ऐसे ममतामयी माँ को हम बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मिनी माता जी अपने पति के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी, गुरु बाबा घासीदास जी, महात्मा गांधी जी जैसे आदर्शों पर चलते हुए समाज में छुआछूत, पिछड़ापन, अशिक्षा, गरीबी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे समाज सुधारों के लिए तत्परता से काम उन्होंने किया और मिनी माता सामाजिक सुधारों के प्रतीक बन गई। समाज में यदि कहीं भी किसी को तकलीफ हो तो माता जी स्वयं उपस्थित होकर जहां उन्हें ढाढ़स बंधाती थी, वहीं उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई भी लड़ती रही हैं। मिनी माता जी 5 बार सांसद रहीं और लोकसभा में उन्होंने दबे कुचले शोषित समाज के आवाज़ उन्होंने हमेशा बुलंद की। छुआछूत कानून बनाने में, छुआछूत के खिलाफ जो कानून बना उसमें बहुत बड़ी भूमिका मिनी माता जी का रहा है और इसी कारण से छत्तीसगढ़ में अनेक संस्थाएं उनके नाम पर है। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना और भी बहुत सारे जनहितकारी जो योजनाएं हैं उसे उसके नाम से किया गया और उसी के नाम से मिनी माता अमृत जलधारा योजना जो घर घर पानी पहुंचाने का काम करेगा, वो मिनी माता जी को समर्पित है। हमारी सरकार ने यह फैसला किया। भाई आज मिनी माता शहरी सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया, इसके लिए मैं भाई सी डहरिया जी को बधाई देता हूं। बहुत ही कम समय में उन्होंने अनेक काम किए और इस भवन में लगभग 44 लाख रुपए लगे हैं। इसमें इसके पहले राज्यसभा सांसद ने भी इसमें राशि दी थी, छाया वर्मा जी ने। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और पूरे समाज आज बहुत ही श्रद्धापूर्वक उन्हें स्मरण कर रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार भी जो 50% आबादी है महिलाओं की उसकी बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है और साथ ही जो मिनी माता के जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो आदर्श हैं, उस पे चलकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध छत्तीसगढ़ हम सबको बनाना है। मैं इस अवसर पर पुनः सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए मिनी माता जी को प्रणाम करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। विभिन्न मांगे हैं और विभिन्न मांगों को इसमें विचार करके इसे मैं चीफ सेक्रेटरी को सौंपूंगा और इसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।